आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बिना चूल्हे के पूरी तलने की भी है। देखिए, भीषण गर्मी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक सभा के दौरान अपने सिर के ऊपर पानी गिराते नजर आए। दरअसल ये मौका यूपी के देवरिया में चुनावी रैली का था, जहां राहुल मंच पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अचानक अपना भाषण रोका और कहा कि गर्मी है काफी। इसके बाद राहुल ने बोतल से अपने सिर पर पानी गिरा लिया। ऐसा करने के बाद राहुल ने दोबारा अपना भाषण शुरू किया। इसी रैली में राहुल के बाद अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। गर्मी है काफी, दावा है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में भीषण गर्मी के बीच एक घर की छत पर पूरी तल दी गई, वो भी बिना चूल्हे के। ये दावा बीजेपी नेता कल्पना राठौर ने किया। उन्होंने कहा कि दोपहर में कड़ाही में तेल डालकर छत पर रख दिया गया था, फिर कुछ घंटों के बाद वहां आटा ले जाकर पूरी तल दी गई। इस वायरल हो रहे वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। पिछले एक हफ्तों से श्योपुर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। इस गर्मी को देखते हुए मैंने भी एकदम से इसे दिमाग में आया क्यों ना इस टेम्परेचर नापते, तो मैं थोड़ा सा तेल कढ़ाई में रखकर 1 बजे के समथिंग छत पर रख गई। तो छत पर रखकर जब पुड़ियाँ उसमें डाली तो वाकई में वो पुड़ियाँ तलने लगी और फूलकर ऊपर आने लगी। खबर है कि देश में भीषण लू के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर गर्मियों के महीने में काला कोट और गाउन पहनने की छूट देने की मांग की। ये याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दाखिल की है। इसमें राज्यों की बार काउंसिल को हर राज्य के लिए गर्मी के प्रमुख महीनों को निर्धारित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि उन महीनों में वकीलों को काला कोट और गाउन पहनने से छूट दी जा सके। इसके लिए दलील दी गई कि बढ़ती गर्मी के दौरान इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। उत्तराखंड के लोहाघाट और दूसरे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में तैनात आईटीबीपी के जवानों के लिए अब सब्जियां अलग तरीके से पहुंचाई जा रही हैं। दरअसल वहां इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। इससे चीन सीमा के पास अग्रिम चौकियों पर तैनात हिमवीरों के लिए दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। इस पहल से समय की भी काफी बचत हो रही है। टीम इंडिया के मुख्य कोच के पद के लिए किए गए आवेदन सुर्खियों में आ गए। दरअसल कहा जा रहा है कि इसके लिए करीब 3,400 फर्जी आवेदन मिले हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि फर्जी आवेदन कई हस्तियों के नाम से किए गए। मसलन नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वीरेंद्र सहवाग, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर और MS धोनी के नाम से भी आवेदन किए गए हैं। ये आवेदन ऑनलाइन मंगवाए गए थे। हालांकि कहा जा रहा है कि ऐसे आवेदन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब आगे से नई प्रक्रिया लाई जाएगी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर शुगर यानी कि चीनी से होने वाले नुकसान से जुड़ी है। चीनी का इस्तेमाल दुनिया के तकरीबन हर घर में होता ही होगा और बहुत सी डिशेज ऐसी होती हैं जो कि बिना चीनी के टेस्टी ही नहीं लगती। चीनी को ड्रिंक्स और डेजर्ट्स की मिठास बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि कई डिशेस का रंग और स्वाद को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा चीनी खाना आपकी सेहत पर कई तरह के बुरे असर डाल सकता है। वैसे तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को ज्यादा खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होना तय है। इसी तरह ज्यादा चीनी भी हमारे शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कुछ लोग मीठा खाने के इतने शौकीन होते हैं कि अपने डाइट में ज्यादातर मीठा ही शामिल करते हैं और कुछ लोग मीठा खाने के इतने अधिक शौकीन होते हैं कि वे खाने के साथ या खाने के बाद मीठा जरूर खाते हैं। लेकिन खाने में किसी भी चीज का ज्यादा सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नमक हो या चीनी, दोनों की ही ज्यादा मात्रा सेहत को नुकसान पहुंचाती है और कई गंभीर बीमारियों को दावत देती है। कुछ लोगों को मीठा खाना बेहद पसंद होता है, यहाँ तक कि खाने के बाद अगर वो मीठा न खाएं तो उनका मन नहीं भरता। लेकिन अगर आपको भी ज्यादा मीठा खाने की आदत है तो समय रहते सावधान हो जाइए।
ज्यादातर कैलोरीज जो होती है वो सीरियल्स से आती है, बट दैट इज नॉट गुड। व्हाट इट रिकमेंड्स कि जो हमारी पूरी कैलोरी इंटेक है वो डिवाइडेड, अलग अलग फूड ग्रुप से डिवाइडेड होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स सीरियल्स से कुछ अमाउंट आना चाहिए, इट शुड बी डिवाइडेड विथ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स इंटेक होना चाहिए, वेजिटेबल्स इंटेक होना चाहिए, नट्स, सीड्स, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और ऑयल। तो इन सब के कॉम्बिनेशन में अलग अलग फूड ग्रुप से हमें अपने कैलोरी इंटेक को बढ़ना चाहिए। शुगर इंटेक, शुगर से जो होती है, शुगर शुड बी लेस देन 5% ऑफ द टोटल कैलोरी इंटेक। तो ये तो एक डाइटरी एडवाइस है। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना ये भी जरूरी है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेते रहना ये जरूरी है। सो दिस इज व्हाट द रिकमेंडेशन सेज राइट नाउ। बढ़ते मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों से परेशान लोगों की बढ़ती संख्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR की सहयोगी संस्था राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी NIN ने पहली बार पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट और कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी की लिमिट तय करने की सिफारिश की है। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य पदार्थों और कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी के कम इस्तेमाल के लिए लिमिट तय करने की जरूरत है। एक्सपर्ट कमेटी ने बताया है कि पीने वाली चीजों में और पैकेज्ड खानों में एडेड शुगर और टोटल शुगर की कितनी मात्रा तय होनी चाहिए। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार खाने पीने की चीजों में शुगर लेवल को लेकर 13 साल बाद आई इन सिफारिशों को जल्द लागू कर सकती है। वहीं इंडस्ट्री ने इन सिफारिशों का विरोध किया है और कहा है कि तमाम फूड ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए फॉर्मुलेशन में बदलाव करना होगा, जो आसान नहीं है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैकेज्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में चीनी की मात्रा को कंट्रोल करना होगा। अब सवाल है कि एक्सपर्ट कमेटी ने शुगर को लेकर सरकार को क्या सुझाव दिए हैं। एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि सॉलिड फूड में एडेड शुगर की मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और टोटल शुगर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए एडेड शुगर की लिमिट 10% तय की गई है और टोटल शुगर की लिमिट 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। आखिर खाने के पैकेट में चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ज्यादा चीनी खाने से क्या नुकसान हो सकता है। तो ज्यादा चीनी खाने से जोड़ों और शरीर में दर्द हो सकता है, त्वचा की चमक फीकी और कील मुहासे हो सकते हैं, पेट में ब्लॉटिंग की समस्या, दांतों में कैविटी, बार बार बीमार पड़ना, जल्दी जल्दी मूड में बदलाव और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एडेड शुगर और टोटल शुगर में फर्क क्या है। कोई भी चीनी जो उत्पादन से पहले स्वाभाविक रूप से उत्पाद में मौजूद होती है, लेबल पर उसे टोटल शुगर लिखा जाता है, और अगर मैन्युफैक्चरर की तरफ से उत्पाद में अलग से चीनी मिलाई गई हो तो उसे एडेड शुगर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो मान लीजिए आप एक संतरा उठाते हैं और उसे एक कप में निचोड़ते हैं, तो उस कप में मौजूद चीनी को टोटल शुगर कहेंगे। और अगर आप उसी संतरे को चुनते हैं और उसे निचोड़ते हैं, फिर चीनी का एक पैकेट मिलाते हैं, तो चीनी के पैकेट को एडेड शुगर कहेंगे। सबसे पहले सुगरी ड्रिंक्स कहेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो एक कप जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें 10 चम्मच शुगर प्रेजेंट होता है, जो कि जनरली हम अगर घर की 1 चम्मच शुगर खा लेते तो उसमें इतना हार्मफुल नहीं होता, जो कि हम 1 चम्मच कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उससे इतना इफेक्ट हमारी बॉडी पे होता है। वो कि आर्टिफिशियल शुगर होती है जो हमारे माइंड और हार्ट दोनों को इफेक्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें ही आपको डाइट में कम करनी है। कितना करना है, जनरली की जैसे शुगर है तो वो 1 चम्मच पर डे आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। बाकी जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो आपको अदर चीजों से मिल रहा है। यानी कि जो रिपोर्ट बताती है कि 45 आपकी पूरे दिन की कैलोरी का 45% ही आपको सीरियल आइटम से लेना है और कार्बोहाइड्रेट लेना है। दुनिया भर में विशेषज्ञ चीनी को मीठा जहर कहते हैं। ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीनी कई जानलेवा कंडीशंस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी की जड़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी जैसी बीमारियां दुनिया में 71% मौतों की जिम्मेदार हैं।
बता दें, आपके सिर्फ एक पसंदीदा 500 ml कोल्ड ड्रिंक में 50 ग्राम से भी ज्यादा चीनी हो सकती है। मतलब अगर आपने एक बोतल कोल्ड ड्रिंक गटक ली और 4 चम्मच चीनी वाली चाय पी ली तो आप दिन भर के कोटे से बहुत ऊपर निकल गए। अब ये भी जान लेना चाहिए कि ज्यादा चीनी खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इनमें दिल की बीमारी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, वजन बढ़ना और मोटापा जैसी बीमारियों की होने की संभावना रहती है। हालांकि हमें काम करने और ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीनी कार्बोहाइड्रेट के रूप में जहर है। इसलिए खुद पर एक एहसान कीजिए और गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आतिशी को अदालत का समन आया। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की गुहार वाली अर्जी को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने सीजेआई के पास भेज दिया। अब सीजेआई तय करेंगे कि केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कब हो और कौन सी पीठ करे। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा था कि उनका मेडिकल टेस्ट जरूरी है, ऐसे में वो जांच पूरी होने के बाद 9 जून को सरेंडर कर देंगे। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा। ये समन प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि के केस में भेजा गया। आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को खरीदने की साजिश का आरोप लगाया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत मिली। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने डेरा प्रमुख समेत 5 लोगों को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। सीबीआई कोर्ट ने रेप केस और 2 हत्याओं के मामले में अक्टूबर 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां शेख समेत 7 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। ये मामला ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़ा है। ईडी के ये अधिकारी संदेश खाली में कुछ महिलाओं के आरोपों के बाद वहां जांच करने पहुंचे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में एनआईए ने कबूतरबाजी के आरोप में मशहूर यूट्यूबर बॉबी कटारिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर पर छापेमारी की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध कागजात के साथ नकदी भी बरामद करने का दावा किया गया। बॉबी पर आरोप है कि यूपी के रहने वाले बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली गई, लेकिन फिर विदेश में पाकिस्तानी एजेंट और दूसरे लोगों ने मिलकर उन्हें चाइनीज कंपनी में बंधक बनाकर गैर कानूनी काम करवाया और उनके साथ मारपीट की। दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की बर्बादी नहीं करने की सलाह दी। प्रदेश के मंत्री आतिशी ने कहा कि पानी बर्बाद न करने की अपील का असर नहीं होने पर चालान भी काटा जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई के लिए दिल्ली में अब 2 के बजाय एक समय ही पानी की सप्लाई की जाएगी। राजधानी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और यमुना का जलस्तर भी लगातार गिर रहा है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की अपनी रैली में टीएमसी समेत कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। वहीं ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी को धूल चटाने की बात की और यूपी के देवरिया में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी हुंकार भरी। अब देखना यह है कि 1 जून को होने वाले आखिरी चरण के चुनाव में मतदाता किसे अपना मत देंगे, ये बड़ा सवाल है। फिर एक बार गर्मी एक आती, चारों ओर एक ही नारा है, एक ही संकल्प है, फिर एक बार मोदी सरकार। रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी गए, अब दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए, खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चाट, सफा चल, सफा चल। लोकसभा की लड़ाई में आखिरी दौर से पहले चुनावी नारे एक बार फिर जोर पकड़ने लगे हैं। बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है और हैट्रिक के लिए पूरा जोर भी लगा रही है।
पश्चिम बंगाल के बारासात की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये तीनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं कि सीपीएम को दिया हर वोट ये टीएमसी के खाते में जाएगा। ये पर्दे के पीछे टीएमसी और लेफ्ट वो एक ही सिक्के की दो बाजू है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी चुनावी तापमान बढ़ा रखा है। भीषण गर्मी में पड़ा लोकसभा चुनाव नेताओं को भी पानी पिला रहा है। इसका एक नजारा यूपी के देवरिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली में देखने को मिला, जब उन्होंने पानी से भरी बोतल अपने सिर पर उड़ेल ली और प्रधान मोदी के परमात्मा वाले बयान पर फिर चुटकी ली। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं। उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। इस बीच बीजेपी ने उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बंगाल की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसे कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बर्बादी कौन लाया यहां पर? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने अपने समर्थकों से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील कर डाली। खेला होगा, खेला होगा, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला में लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। आखिरी दौर में कुल 57 सीटों पर मतदान है, लेकिन देश की नजरें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 13 सीटों पर टिकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। वोटिंग से पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा रैली ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। संविधान बचाओगे आप लोग? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है, हमें आपको हक दिलाता, अधिकार दिलाता है। यही संविधान हमारी संजीवनी है। मैं अपनी बात को कहता हुआ खत्म करता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। ये आपको डराएं तो डरोगे तो नहीं, ये कुछ लालच दें बूथ के दिन तो कुछ करोगे तो नहीं, ये घालमेल करें तो बच के रहोगे। पश्चिम बंगाल में तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए, यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है।
इससे पहले बीजेपी और विपक्षी दल अपनी अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, इसे लेकर देश की निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मुनाफा वसूली के कारण बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद कारोबार के अंत में सेंसेक्स 220 अंक लुढ़ककर 75,170 पर खिसक गया। वहीं निफ्टी 44 अंक फिसलकर 22,888 पर बंद हुआ। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 130 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,950 रुपए हो गई। वहीं चांदी 3,100 रुपए महंगी हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 95,950 रुपए पर पहुंची। टाटा मोटर की मोस्ट अवेटेड कार अल्ट्रोज रेसर की पहली झलक सामने आई। कंपनी ने इसका पहला टीजर जारी किया है। इसमें अल्ट्रोज रेसर के कुछ हिस्से को दिखाया गया है। चर्चा है कि भारतीय बाजार में कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च कर सकती है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई का कामा अस्पताल, जहां कभी 26/11 आतंकी हमले में कसाब ने कहर बरपाया था, उसी कामा अस्पताल में इन दिनों हरियाली छाई हुई है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए यहां शहर में जंगल की थीम पर करीब 11,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं। ऐसे में न सिर्फ यहां आने वाले मरीज बल्कि उनके परिजन भी इन पेड़ों की छांव में राहत महसूस कर रहे हैं। पेड़ की छांव में सुकून की नींद है ये, खासकर जब आप किसी अस्पताल में हों तो ऐसी नींद कहाँ मिलती है। लेकिन मुंबई के कामा अस्पताल में इसका पूरा इंतजाम है। चाहे मरीज हो या उनकी देखभाल के लिए साथ आए उनके परिजन, सबके लिए जीवन देने वाले ऑक्सीजन से लेकर राहत की छांव तक के लिए खास पहल की गई है। कोशिश यही कि अस्पताल का वातावरण प्रदूषण से बचा रहे, लिहाजा यहाँ शहर में जंगल की थीम पर बड़ी तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमको कोविड में समझा कि हमको ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है और ऑक्सीजन हम खरीद के ले रहे हैं, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप सब जगह पे सुन रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है। अभी ये महीने भी देख रहे हो, जहाँ पे बारिश नहीं होना चाहिए थी, अभी बारिश हो रही है। टेम्परेचर ऊपर नीचे जा रहा है। इस टाइम टेम्परेचर 40-45 तक ऊपर गया है। अगर ये सब प्रिवेंट करना है तो हमको प्लांट तो लगाना ही पड़ेंगे। महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए मशहूर मुंबई के कामा अस्पताल में पिछले 3 सालों में करीब 11,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, 6 गार्डन बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में करीब 2,000 और पेड़ पौधे लगाने की तैयारी है। पूरे अस्पताल परिसर में मियावाकी तकनीक से 3 मिनी शहरी जंगल बनाए गए हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं। अर्बन फॉरेस्ट करके एक एनजीओ है, बेसिकली जो बना रहे उसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट, मतलब अर्बन एरिया में हम फॉरेस्ट बना रहे हैं। जो हम प्लांटेशन करते हैं जो अच्छा दिखने के लिए या वो खेलने के लिए, वो गार्डन प्रैक्टिकली इतने फायदे के नहीं रहते। वो दिखते अच्छे हैं लेकिन उससे जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम रहता है। और ये जो प्लांट लगा रहे हैं वो जंगली प्लांट्स है, वो ज़मीन होल्ड करते हैं, मतलब जो मिट्टी है उसको होल्ड करते हैं बारिश में। तो बारिश अगर ज़्यादा होती है, बॉम्बे में बारिश ज़्यादा होती है, ज़्यादा बारिश होती है तो मिट्टी बहने का चांस रहता है, तो इससे नहीं होता। अस्पताल परिसर में खाली पड़े जगहों में जंगल उगाने की कामा अस्पताल की ये पहल सबको राहत दे रही है। कोशिश यही कि अस्पताल का वातावरण प्रदूषण से बचा रहे। गर्मी से राहत पाने के लिए भला इससे बेहतर उपाय और क्या हो सकता है। मुंबई का कामा अस्पताल है, पिछले 3 सालों में यहाँ पे लगभग 11,000 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और आने वाले 1 साल में और भी 2,000 पेड़ पौधे लगाए जाने वाले हैं, जो स्पेशली जंगली पौधे होंगे, जो जमीन के भीतर जाकर के जड़ अपने बहुत ज्यादा फैलाते हैं और जो शुद्ध वातावरण है वो लाते हैं।
सभी को ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और जिंदगी अपनी बचाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अस्पतालों में सुरक्षा इंतजाम के रियलिटी चेक की। राजकोट के गेम जोन और दिल्ली के अस्पताल में लगी आग में मासूम बच्चों समेत 35 लोगों की मौत के बाद देश के दूसरे शहरों में भी प्रशासन अलर्ट हो गया है। नोएडा और गाजियाबाद में भी पुलिस प्रशासन की टीमें सभी मॉल्स में बने गेमिंग जोन और शहर के सभी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। इस बीच गाजियाबाद के 325 अस्पतालों के निरीक्षण में 115 से ज्यादा अस्पताल में मानकों के हिसाब से सुरक्षा इंतजाम नहीं मिले। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से भी बात की। दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने के बाद नवजात बच्चों की मौत हुई और अब उस घटना के बाद से पूरे दिल्ली एनसीआर के प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हम मौजूद हैं इस वक्त गाजियाबाद में और यहाँ पर भी सीएफओ राहुल पाल जी हैं, जो कि अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। नोएडा और गाजियाबाद के अधिकारी लगातार अब फील्ड में जा रहे हैं और जितने भी बिल्डिंग्स हैं, खासकर जो अस्पताल हैं, वहाँ के मानकों को दोबारा से एक बार रीचेक किया जा रहा है। सर, आप आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ मिली और क्या कुछ चीजें आप जाकर देख रहे हैं? आज हमारा शेड्यूल में जो मैक्स हॉस्पिटल को चेक करने का था, तो आज हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है और इसमें हम लोग रिगरसली ये चेक कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है उसमें क्या क्या फायर का सिस्टम है, उसको सप्रेस करने के लिए अगर कोई घटना होती है। साथ ही फायर फाइटिंग के सिस्टम भी जांच रहे हैं बेसमेंट में, और हॉस्पिटल में स्मोक मैनेजमेंट क्या है, प्रोग्रेसिव इनका इवैक्यूएशन सिस्टम है वहाँ, वो उसको कैसे फॉलो करते हैं, क्या एसओपी इन्होंने बना रखी हो। तो इसमें पूरा जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन लगातार अस्पतालों में जाकर ये चेक कर रहा है कि इंतजाम पूरे है कि नहीं आग से निपटने के लिए, लेकिन हम इस बीच लोगों से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितनी जानकारी है कि अगर कहीं पर आग लग जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप कहीं पर किसी बिल्डिंग में हैं और आग लग जाए तो आप कैसे निपटेंगे, उसे कैसे बुझाएंगे, कैसे बाहर आएंगे? कैसे यहाँ सुविधा होती है अस्पतालों में उसकी पकड़ने की, उसकी और उसकी उससे ही निपटा जाएगा। पहले तो अपने आप को सेव करना जरूरी है ताकि दूसरों को सेव कर सके, तो इसलिए अपने आप के बचाव के लिए जो सही लगे उस टाइम माइंड में जंप करना बाहर के लिए हो या तोड़ के कांच को निकलना, पहले तो ये करा जाएगा, फिर दूसरे को हेल्प करने के लिए आसपास का हेल्प लिया जाएगा। सर, आज आप लोग मौजूद हैं एक किड जोन कहें या फन जोन कहें, कितनी जगह पर आप इंस्पेक्शन कर चुके हैं और क्या कुछ फाइंडिंग्स रही अभी तक? देखिए, एक हमारे आला अधिकारियों के निर्देश में एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें कि मनोरंजन से ऑफिसर हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से भी हमारे पास ऑफिसर हैं, फायर से भी हम लोग हैं इसमें। तो एक टीम के द्वारा जो राजकोट की घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो उसके मद्देनज़र हमारी टीम जो है इंस्पेक्शन कर रही है। आज हमारा दूसरा दिन है, कल हमने पूरे दिन भर किया, आज हम लोग हमने आज जो लगभग 25 जो प्ले जोन हैं इनका इंस्पेक्शन कर लिया है। 4 जो ऐसे हैं जो कि विदाउट परमिशंस पे चल रहे हैं, ना उन्होंने मनोरंजन से, फायर से, इलेक्ट्रिकल से कहीं से भी परमिशंस नहीं लिया है। उस कमेटी ने जो है इन 4 को बंद करने के लिए और इनके ऊपर एफआईआर के लिए संस्तुति की है। सर, आप लोग जब कहीं जाते हैं तो किसी बिल्डिंग में कोई आग लग जाए तो कुछ आइडिया होता है कैसे निपटना है, कैसे निकलना है, इससे क्या कर सकते हैं? या फिर जब ऐसे किसी फन जोन में बच्चों को लेकर आते हैं तो क्या कुछ चीज़ें देखते हैं कि ये सेफ है या नहीं है? हाँ, देखते हैं, इवैक्यूएशन प्लान वगैरह होते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शंस लिखा होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह देखते हैं। हाँ, एंट्री एंड ऑल एग्जिट ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये भी देखना है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स आजकल ये ऊपर भी आ रहे हैं ना, स्प्रिंकलर्स, वो भी देखना होता है। कहीं आप हो, किसी बिल्डिंग में कोई आग लग जाए, कैसे निपटना है, कैसे निकलना है, कुछ आइडिया होता है? भागेंगे बस यहाँ से, और क्या करना है, बस बिल्डिंग छोड़ के भागना है यहाँ से। जैसे और कई जगह फायर अलार्म होते हैं, एग्जिट का रास्ता क्लियर है कि नहीं, ये सब? एग्जिट का रास्ता क्लियर नहीं होगा तो वो अलार्म बजता है ना, जिस तरफ पब्लिक भगेगी उस तरफ हम भी जाएंगे भैया। YouTube ने लॉन्च किया नया फीचर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। सरकार ने एक बार फिर से लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी। गृह मंत्रालय से जुड़े जागरूकता हैंडल साइबर दोस्त ने लोगों को मोबाइल पर अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने को कहा। उनके मुताबिक ऐसा करने से यूजर्स की निजी जानकारी ठगों के हाथ लग सकती है। इसके अलावा यूजर्स को ऐसे मैसेज का जवाब भी नहीं देने की सलाह दी गई।
व्हाट्सएप प्रमुख विल कैथकार्ट ने डेटा ट्रांसफर के आरोप में एलन मस्क को करारा जवाब दिया। विल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि पहले भी कई लोग ऐसा कह चुके हैं, लेकिन ये सही नहीं है और बार बार एक ही बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट्सएप प्रमुख के मुताबिक उनकी कंपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। पिछले दिनों एलन मस्क ने व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाए थे। एलन ने कहा था कि ये मैसेजिंग ऐप रात को यूजर्स का डेटा ट्रांसफर करती है। YouTube ने एक नया फीचर लॉन्च किया। इस फीचर के आने के बाद यूजर्स किसी भी गाने को गुनगुनाकर सर्च कर सकेंगे। YouTube ने अपडेट YouTube म्यूजिक के लिए जारी किया है। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर टू व्हीलर्स यानी कि दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सड़कों पर दोपहिया वाहनों को लेकर सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय दोपहिया वाहनों के लिए सड़कों पर एक डेडिकेटेड लेन बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि शहरी सड़कों और हाईवे पर दोपहिया वाहनों और पैदल यात्रियों के लिए अलग लेन, अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की योजना पर काम चल रहा है ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। मंत्रालय का मानना है कि सड़क पर सभी तरह के वाहनों के एक साथ चलने से दुर्घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं। वाहन के प्रकार के अनुसार उन्हें अलग अलग लेन में चलने की व्यवस्था करने से इस समस्या से निपटा जा सकता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 44% सड़क हादसों और मौतों में दोपहिया वाहन चालक शामिल होते हैं। वहीं लगभग 17% सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वाले लोग शामिल होते हैं और मृतकों में से 19% लोग पैदल यात्री होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों की सूची में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,78,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। मंत्रालय का प्रस्ताव है कि स्कूल करिकुलम में सड़क सुरक्षा को शामिल किया जाए और सालाना रोड सेफ्टी वर्कशॉप करवाई जाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सड़क हादसों में 50% से ज्यादा पीड़ित 35 साल से कम उम्र के युवा हैं। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।